जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम आपको बता दिए बढ़िया से। अब चलते हैं अंतःकोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अंतःकोण के आधार पर त्रिभुज को कितने आधार पे बांटा गया। देखिए कितने रूपों में बांटा गया है। तो चलते हैं इसका अध्ययन करते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया गया है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अंतःकोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अंतःकोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब कोण के आधार पर, या कहते हैं कि अंतःकोण के आधार पर जो त्रिभुज आपके होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद पहला देखिए आपका जो त्रिभुज बनेगा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। और दूसरा देखिए आपका बनेगा समकोण त्रिभुज, अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्राइएंगल। और तीसरा देखिए त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल होता है। तो यह देखिए आपका कोण के आधार पर जो आपके त्रिभुज होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आपके होते हैं? एक आप पढ़ लिए कि न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 आप पढ़ लिए समकोण त्रिभुज, नंबर 3 आप पढ़ लिए अधिक कोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज आपके होते हैं ये तीनों त्रिभुज आपके कोण के आधार पर होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। अब इनके बारे में हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए जो पहला त्रिभुज आपका है न्यून कोण त्रिभुज आपको दिया गया है कि न्यून कोण त्रिभुज देखिए क्या होता है। तो आपको देखिए न्यून कोण के बारे में बताए थे कि वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता उसे न्यून कोण कहते हैं। तो उसी न्यून कोण से आपका न्यून कोण त्रिभुज बना है। तो दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होंगे। जब न्यून कोण की परिभाषा आपको बताएं कि 0 अंश और 90 अंश के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो चलते हैं परिभाषा देखिए आपको लिखी गई है, समझा देते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 90 अंश से छोटा होता है। मतलब आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है उस त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि 3 अंतःकोण होते हैं। अगर वह तीनों अंतःकोण 90 अंश से छोटे होंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा हो गई कि जिस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो मतलब न्यून कोण त्रिभुज की एक जान लीजिए आपको पहचान निकल गई। इसके जितने आपके कोण रहेंगे मतलब कुल 3 कोण होंगे। तो तीनों कोण आपके 90 अंश से छोटे होंगे। तो कोण को देखकर भी आप न्यून कोण त्रिभुज की पहचान कर पाएंगे। इसमें तीनों कोण आपका 90 अंश से छोटा छोटा होगा। अब आगे देखिए दूसरी एक परिभाषा आपको दी गई है, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब आप जानते हैं कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जो देखिए आपको त्रिभुज क्या रहेगा कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज हम आपको बना दिए, यह देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। इसमें एक कोण देखिए 30 अंश है, दूसरा कोण आपको 70 अंश है और तीसरा कोण आपको 80 अंश दिया गया है।
यह कोण भी देखिए आपका 90 अंश से छोटा है, यह कोण भी आपका 90 अंश से छोटा है, यह कोण भी आपको 90 अंश से छोटा है। तो इस त्रिभुज के देखिए तीनों कोण आपके 90 अंश से क्या हैं, छोटे हैं। तो जब आपके त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे तो उसी को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यह कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका तीनों का योगफल 180 अंश भी होना चाहिए, तो 70 30 आपका देखिए हो जाएगा 100, और 100 में 80 जोड़ेंगे 180। ये आपका सही भी है, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। ये पढ़ भी चुके हैं। और प्रत्येक देखिए आपका 90 अंश से छोटा है, इसलिए यह न्यून कोण त्रिभुज हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे न्यून कोण त्रिभुज की विशेषताएं। देखिए जो आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं, इनके कुछ गुण होते हैं, इनकी कुछ खासियत होती है, उनको हम जानेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज की देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। पहली देखिए विशेषता होती है कि न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा दो कोणों का योग 90 अंश से अधिक होता है। तो जो देखिए आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा अगर दो न्यून कोणों को आप जोड़ेंगे तो उनका योग 90 अंश से अधिक आएगा। यह देखिए न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा दो कोणों का योग 90 अंश से अधिक होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि 3 कोण होंगे, तो उन तीनों कोणों में अगर किन्हीं दो कोणों को जोड़ेंगे तो उन दोनों कोणों का योग 90 अंश से क्या होगा, अधिक होगा। जैसे एग्जांपल हम आपको दे दें, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको दिया गया है, इसके देखिए आपको 3 कोण दिए हैं, तो किन्हीं दो कोणों को आप जोड़िए तो 70 में देखिए 30 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 90 अंश से अधिक हो जाएगा। 80 में देखिए 30 जोड़ेंगे आपका 110 हो जाएगा, आपका देखिए अधिक हो जाएगा। 70 में देखिए 80 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। तो मतलब किन्हीं दो कोणों को आप जोड़ दीजिए, इनका मान हमेशा 90 अंश से अधिक होता है। यह पहली विशेषता आपकी होती है न्यून कोण त्रिभुज की, कि न्यून कोण त्रिभुज में अगर आप किन्हीं दो कोणों को आप जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होता है वह 90 अंश से क्या होता, अधिक होता है। तो जैसे 70 30 100 90 अंश से अधिक है, 70 80 आपका हो जाएगा देखिए 150, ये भी देखिए आपका 90 अंश से अधिक है। 80 30 110 ये भी 90 अंश से अधिक है। तो इसको आप ध्यान देंगे, यह पहला नियम आप सीखिए। इसके बाद देखिए दूसरी विशेषता पर चलते हैं। दूसरी विशेषता देखिए आपकी होती है कि न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। मतलब क्या निकला कि अगर आपको देखिए न्यून कोण त्रिभुज आपको दी गई है, तो न्यून कोण त्रिभुज में जानते हैं कि 3 भुजाएं होंगे, तो उनमें जो आपको 2 छोटी भुजाएं आपको दी रहेंगी, तो उन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होगा वह हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल आपका बड़ा होता है इसे तीसरी भुजा के वर्ग से। इस नियम को भी आप सीखे कि अगर देखिए कोई भी आपको 3 भुजा दी गई है, उसमें आप अगर 2 छोटी भुजाओं का आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो उनका जो मान आए, अगर यह तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक आएगा तो वह कैसा त्रिभुज आपका होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तीसरी विशेषता होती है कि न्यून कोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। मतलब न्यून कोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर आपको समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, समकोण करें, अगर आपको देखिए न्यून कोण त्रिभुज आपको दिया गया है, तो न्यून कोण त्रिभुज में आप जानते
जानते हैं कि 3 भुजा होगी। एक इसमें सबसे छोटी भुजा होगी, एक मझली होगी, एक बड़ी होगी। अगर सबसे छोटी और मझली भुजा के वर्गों का योगफल आपका देखिए क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होना चाहिए। तो जो आपकी छोटी भुजा है और जो आपकी मझली भुजा है, इन दोनों का वर्ग करके अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका जानते हैं कि जो मान प्राप्त होना चाहिए वह बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही देखिए आपको बताया गया। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपको देखिए दिया गया है कि न्यून कोण त्रिभुज की पहचान। न्यून कोण त्रिभुज की देखिए पहचान क्या होती है कि अगर देखिए आपको कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया, उसमें 3 भुजाएं आपको दी रहेंगे, तो अगर उसमें छोटी भुजा का वर्ग और मझली भुजा के वर्ग का देखिए योगफल अगर यह देखिए बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन बड़ा होगा बड़ी भुजा के वर्ग से, तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी भुजा का वर्ग और मझली भुजा के वर्ग का योगफल यह बड़ी भुजा के वर्ग से देखिए बड़ा होता है, तो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। इस पहचान को आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। इससे आप देखिए न्यून कोण त्रिभुज को आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए दूसरी विशेषता क्या है कि न्यून कोण त्रिभुज के लिए दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होना चाहिए। तो जो देखिए आपको न्यून कोण त्रिभुज दिया गया है, तो न्यून कोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल है बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होना चाहिए। यही पॉइंट जो आपका लिखा गया, इसकी देखिए हम व्याख्या कर दिए हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है, किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम होना चाहिए। कम होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम होना चाहिए। मतलब जानते हैं कि अगर आपका न्यून कोण त्रिभुज है तो उसमें जो कोण आपका सबसे छोटा होगा, तो उसके सामने की जो भुजा होगी उस भुजा का जो वर्ग होता है देखिए शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसका जानते हैं कि मान कम होना चाहिए। यह विशेषताएं आपकी रही, इनको आप ध्यान देंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। ये सब पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए है कि न्यून कोण त्रिभुज के सभी सूत्र है। तो न्यून कोण त्रिभुज के देखिए सभी सूत्र में क्या क्या आएंगे। नंबर 1 देखिए पहला सूत्र होता है कि न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तो वैसे भी हम आपको परिमाप के बारे में बता चुके हैं। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप या चारों तरफ की माप। जब हम जानते हैं किसी भी आकृति में चारों तरफ से आप जोड़ते जाते हैं भुजाओं को, या जो भी आपकी विमाएं बनती हैं चारों तरफ से सबको जोड़ते जाते हैं, तो जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसी को परिमाप कहा जाता है। क्योंकि परिमाप का मतलब होता है परिधन माप। परि माने चारों तरफ या चारों ओर के, माप माने मापना। तो जब किसी आकृति को आप चारों तरफ से मापते हैं तो उसी को परिमाप कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। दूसरा देखिए सूत्र होगा न्यून कोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अर्ध दिया गया, अर्ध माने आधा होता है, तो परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तीसरा सूत्र होता है कि न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए बी से लिखते हैं। ऊंचाई को देखिए अंग्रेजी में हाइट कहते हैं, इसलिए एच से लिखते हैं। तो सिंबल में हो जाएगा ए विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच है, या ए विल बी इक्वल टू हाफ है, बी इंटू एच होता है। तो यह न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इन सूत्रों को आप ध्यान देंगे, यह सूत्र आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
इसके बाद देखिए आपको नोट में दिया गया है कि न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो जो देखिए आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज में अगर देखिए ऊंचाई आपको निकालना है तो ऊंचाई को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। अगर एक नंबर में आपसे पूछ दिया जाए कि न्यून कोण त्रिभुज में अगर ऊंचाई निकालना होता है तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान देंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं, क्यों किया जाता इसको भी सीख लीजिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है, मान लीजिए यह कोण आपका देखिए कितना है, मान लीजिए यह कोण आपका 80 अंश है, यह मान लीजिए आपका 30 अंश है और यह मान लीजिए आपका 70 अंश है। आप ऊंचाई जानते हैं कि आपकी बिल्कुल लंबवत होती तो ऐसे लंब खींचेंगे, तो जब लंब खींचेंगे तो यह कोण कितने अंश का होगा? 90। यह भी कोण कितने अंश का होगा? 90। तो यह ऊंचाई जो आपकी बनेगी यह लंबवत आपकी होगी। तो जब यह लंबवत होगी तो यह एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो जानते हैं कि जब यह देखिए आपका समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कुछ भी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसलिए जानते हैं कि इसकी ऊंचाई को निकालने के लिए हम किसका देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा। तो और समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि भुजा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो इतना अपने दिमाग को बैठाएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में जब ऊंचाई बनाएंगे तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। जब यह लंबवत ऊंचाई होगी तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 90-90 अंश के कोण बनेंगे, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए केवल एक ही नियम आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, भुजा दिए होने पर। तो इतना आप सीखे, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए अगला त्रिभुज आपका आता है कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में देखिए कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल। आप जानते हैं कि देखिए अगर हम कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जो वनडे पेपर आपका होता है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज से सवाल दिया गया है, अगर कोण के आधार पर दिया गया है तो उसमें समकोण त्रिभुज से सवाल ज्यादा आते हैं। तो अगर हम भुजा की बात करें तो समबाहु त्रिभुज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कोण की बात करें तो समकोण त्रिभुज आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों से देखिए खूब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बाकी अदर एग्जाम में भी आपके आते हैं। तो इसलिए अगर भुजा के आधार पर देखिए जो हम समबाहु त्रिभुज पढ़ाए हैं उसको मन से तैयार कर लीजिएगा, और अगर कोण के आधार पर बात करें तो समकोण त्रिभुज को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये दोनों त्रिभुज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। चलिए बात करते हैं देखिए समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आप लोग सीखेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल परिभाषा दी जाती है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर देखिए कोई भी आपको त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज का अगर कोई एक कोण आपका 90 अंश का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर 3 कोणों में से कोई कोण अगर आपका देखिए 90 अंश है तो वह जानते हैं कि आपका
आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो दूसरी परिभाषा दी गई है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण हम आपको पढ़ाए हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण आप जानते हैं कि 90 अंश से अगर कोई एक कोण आपका देखिए 90 अंश होगा तो वही जानते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के बारे में सीखे कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ABC एक त्रिभुज आपको दिया गया है, तो इसमें कोण भी देखिए आपका 90 अंश है, इसलिए यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखिए यह दोनों आपके न्यून कोण होंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 अंश होता है, बाकी दो कोण आपके न्यून कोण होते हैं, माने 90 अंश से छोटे होते हैं। इसमें जानते हैं कि यह देखिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा रहे। समकोण त्रिभुज में देखिए तीन भुजा आपकी होती है, इनमें अलग अलग भुजाएं होती है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। अभी इनके बारे में आप डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जाने कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई एक कोण आपका होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम त्रिभुज बना दिए, यह देखिए कोण आपका 90 अंश हो गया। इस तरीके से देखिए त्रिभुज बना दिए, यह देखिए 90 अंश का हो गया। इस तरीके से देखिए त्रिभुज बना दिए, यह आपका 90 अंश का हो गया। अगर देखिए इस तरीके से त्रिभुज बना दिए, यह आपका 90 अंश का हो गया। तो ऐसे देखिए आपका कोई एक कोण आपका 90 अंश का होना चाहिए। इसको आप ध्यान देंगे कि अगर कोई एक कोण आपका 90 अंश है तो वह समकोण त्रिभुज आपका होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आगे समकोण त्रिभुज का प्रतीक देखिए। तो समकोण त्रिभुज का देखिए प्रतीक क्या होता है कि समकोण त्रिभुज को चिन्ह, यह देखिए जो चिन्ह होता है से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से देखिए आपको समकोण त्रिभुज को दर्शाना है। इसे देखिए कहा जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण कहा जाता है। तो जो समकोण देखिए आपका होता है, इस तरीके से आपका चित्र होता है। तो समकोण में देखिए दो लंबवत रेखा, एक ऐसे खींचेंगे, दूसरी ऐसी रेखा बनाएंगे। यह दोनों देखिए आपकी लंबवत रेखा होती है, इनके बीच में यह कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अगर इस तरीके से रेखा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से इसको कर देंगे तो यह कोण कितने अंश का होगा, आपका 90 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यह सब जानते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज का आपका चिन्ह बन रहा है, इसको आप मिला देंगे, यह कोण आपका 90 अंश का बनेगा। यह सब समकोण त्रिभुज है। अगर देखिए हम बात करें ऐसे अगर मिला दे, ऐसे कर दे, इस तरीके से मिला दे, तो यह जानते हैं कि कोण आपका 90 अंश का बनेगा। यह सब क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसमें कोई एक कोण कितने अंश का आपका होना चाहिए, देखिए 90 अंश का होना चाहिए। तो आप कहीं पर भी बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, ये सब आपके समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में खासियत ये होती है कि इसमें देखिए आपकी दो लंबवत रेखाएं होती हैं, ऐसे दो लंबवत रेखाएं आपकी होंगी और इनके बीच का जो कोण बनेगा यह 90 अंश का होता है। तो यह समकोण त्रिभुज का देखिए क्या है कि प्रतीक है। अगर हमको जैसे लिखना रहे समकोण त्रिभुज ABC, तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज का इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम ABC, यह हो गया समकोण त्रिभुज ABC। तो यह रहा देखिए आपका समकोण त्रिभुज का प्रतीक रहा। तो समकोण त्रिभुज आपका ABC हो गया। अगर देखिए हमको लिखना समकोण त्रिभुज PQR, तो ऐसे देखिए इसको मिला देंगे तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए समकोण त्रिभुज का आपका प्रतीक हो गया। तो समकोण त्रिभुज को देखिए इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। आप देखिए कि समकोण त्रिभुज का प्रतीक क्या होता है, समकोण त्रिभुज को दर्शाते कैसे हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, देखिए समकोण त्रिभुज की आपकी भुजा देखिए दी गई है। अगली हेडिंग है समकोण त्रिभुज की भुजा। तो समकोण त्रिभुज की देखिए भुजा क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे।
समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। तो समकोण त्रिभुज में कुल देखिए कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो जो आपका देखिए समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। नंबर 1 देखिए आपका होता है कर्ण, जिसे कहते हैं हाइपोटेनस कहा जाता है। नंबर 2 देखिए आपका होता है परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं। नंबर 3 देखिए आपका आधार होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। नंबर 1 देखिए आपका कर्ण होता है, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। नंबर 2 देखिए आपका लंब होता है, जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। नंबर 3 देखिए आपका आधार होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजा में आप सीखे कि समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। नंबर 1 आपका कर्ण होता है, अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। नंबर 2 देखिए आपका लंब होता है, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। नंबर 3 आपका आधार होता है, अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती है, जो आपके सामने दी गई हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि कर्ण जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जो देखिए आपका समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो यह देखिए आपका 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की देखिए भुजा आपकी यह है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? बोलिए, कर्ण कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यह देखिए समकोण त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, तो इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जो देखिए कर्ण होती है, यह देखिए आपको सबसे बड़ी भुजा दी होती है, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। आपको देखिए पीछे नियम बताए कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण आपकी होती है। आप इसके बारे में सीखे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण आपकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण आपका 90 अंश का होता है, तो 90 अंश के सामने आपके कर्ण पड़ेंगे, इसलिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा बनेगी। क्योंकि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो जब हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कोण आपका 90 अंश का होगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, इसलिए कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आप नियम क्या सीखे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगला पॉइंट देखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा स्थिर होती है। तो जो देखिए आपको यह समकोण त्रिभुज है, इसमें जानते हैं कि जो कर्ण आपको भुजा दी गई है ये आपकी स्थिर होती है। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी बदलता नहीं है, यह हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। तो जो समकोण त्रिभुज आपको दिया है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी देखिए कर्ण होगी। तो कहीं पर भी आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो उसमें जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी यह हमेशा कर्ण होगी, और कर्ण भुजा देखिए आपकी बदलती नहीं है, यह स्थिर होती है, यह निश्चित होती है। हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसको ध्यान देंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा स्थिर होती है, मतलब यह बदलती नहीं है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए चलते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी आपकी भुजा आती लंब है, अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब लंब की देखिए परिभाषा क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो जो देखिए आपको समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं।
न्यून कोण के सामने आपका हमेशा लंब बनेगा, तो इसको ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में देखिए दो न्यून कोण होते हैं। अगर हम इस न्यून कोण की बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि देखिए दो न्यून कोण होते हैं। अगर हम इस न्यून कोण की बात करेंगे, इस न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी। अगर इस न्यून कोण की हम बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में देखिए आपके दो न्यून कोण होते हैं। तो जिस न्यून कोण की हम बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने की भुजा आपकी देखिए लंब होगी। तो अगर यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC दिया गया है, अगर इसमें AB न्यून कोण, AB न्यून कोण, अगर हम इस न्यून कोण की बात करेंगे, अगर इस कोण के लिए हम कुछ ज्ञात करना चाहेंगे, कुछ पूछ रहा है, तो हम न्यून कोण में तब लंब A मानेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए अगर न्यून कोण थीटा आपका यह है, इसके सामने की भुजा लंब यह होगी। अगर यह देखिए आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें यह अगर न्यून कोण थीटा आपका है, तो इसके सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी आपकी बताइए, लंब हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसको ध्यान देंगे कि जो समकोण त्रिभुज आपका होता है, समकोण त्रिभुज में जो आपके न्यून कोण थीटा होते हैं उनके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो दो न्यून कोण होते हैं, तो अगर इस न्यून कोण की बात करेंगे तो यह लंब आपका बनेगा, अगर इस न्यून कोण थीटा की बात करेंगे यह लंब बनेगा। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में जो लंब भुजा होती है यह परिवर्तित होती रहती है, मतलब बदलती रहती है। यहां पर देखिएगा कुछ नोट पॉइंट आपको दिया है, इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। कई न्यून कोण होते हैं, दो। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, इसलिए लंब भुजा बदलती रहती है, क्योंकि न्यून कोण के समूह का भुजा को लंब कहते हैं। आप जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि दो न्यून कोण होते हैं, उन दोनों न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब बनेगी। तो इसलिए आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण थीटा होने की वजह से इसमें दो भुजाएं आपकी लंब बन सकती हैं। निर्भर ये करता कि हम किस न्यून कोण थीटा की बात करते हैं। तो जिस न्यून कोण थीटा की बात करेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी। यही पॉइंट बताए कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में आपकी देखिए दो न्यून कोण होंगे, इसलिए लंब भुजा आपकी बदलती रहती है। तो हम लंब भुजा को बदलते रहेंगे, क्योंकि न्यून कोण के समूह के भुजा को लंब कहते हैं। तो जो न्यून कोण आपका होता है, तो न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे बताइए, लंब कहेंगे। तो न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए कि न्यून कोण थीटा का स्थान बदलने के साथ साथ लंब भुजा भी बदल जाती है। अभी यही पॉइंट हम आपको बताए हैं कि अगर देखिए आपका समकोण त्रिभुज आपको दिया है, उसमें न्यून कोण आपको थीटा दो होते हैं, तो जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा आपकी लंब होती है। तो इसलिए दो न्यून कोण होने की वजह से दो भुजाएं आपकी लंब बन सकती है। तो हम किस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगी। तो यही कह रहा है कि न्यून कोण का स्थान बदलने के साथ साथ अगर जैसे एक हम यहां पर त्रिभुज आपको देखिए बना दे, यह देखिए, तो यह आपका न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। अगर इसको हम न्यून कोण मानेंगे तब यह आपका लंब बनेगा, इसको न्यून कोण मानेंगे तो यह लंब बनेगा। तो इसी को कह रहे हैं कि न्यून कोण थीटा का स्थान बदलने के साथ साथ, तो न्यून कोण थीटा देखो ए भी है, न्यून कोण थीटा देखिए ए भी है, अगर इनका स्थान बदलेगा, यह अगर रहेगा तो यह लंब बनेगा, यह रहेगा तो यह लंब बनेगा। तो मतलब यही आपसे कह रहा है कि न्यून कोण थीटा का स्थान बदलने के साथ साथ
लंब भुजा भी बदलती रहती है। तो अगर न्यून कोण थीटा को हम बदलेंगे, अगर इस न्यून कोण थीटा की बात करेंगे तो यह लंब होगा, अगर इस न्यून कोण थीटा की बात करेंगे तो यह लंब होगा। तो न्यून कोण थीटा का स्थान बदलने के साथ साथ लंब भुजा भी बदलते हैं। अगला पॉइंट, न्यून कोण थीटा हमेशा सिर्फ दो भुजाओं कर्ण और आधार के बीच में बनता है। तो यह देखिए आप ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर देखिए हम समकोण त्रिभुज अगर बना दे, अगर यहाँ पर यह न्यून कोण थीटा है तो आप जानते हैं कि यह कोण आपका 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर देखिए यह आपका लंब हो जाएगा, यह देखिए आपका कर्ण फिक्स आपका है, और यह जानते क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। इसमें देखिए अगर हम त्रिभुज इस तरीके से देखिए आपका बना देते हैं, यह तो 90 अंश का कोण है, तो यह जानते हैं इसके सामने की भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। अगर हम न्यून कोण थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने की भुजा देखिए लंब आपकी यह हो जाएगी, और जानते हैं कि तब आपका आधार यह हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम जो आपको बताना चाह रहे हैं उस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। हम किस पॉइंट को आपको बताने जा रहा हूं, देखिए कि जो देखिए आपका न्यून कोण थीटा होता है यह हमेशा जो आपका कर्ण होता है और आधार होता है इनके बीच में बनता है। तो यही पॉइंट बताएं कि न्यून कोण थीटा हमेशा सिर्फ दो भुजाओं कर्ण और आधार के बीच में बनता है। तो अगर कहीं पर आपको न्यून कोण थीटा बना है समकोण त्रिभुज में, तो उससे आपकी दो भुजाएं लगी होंगे, एक आपका कर्ण लगा होगा, दूसरा आपका आधार लगा होगा, यह हमेशा आपके लगे रहेंगे। यहाँ पर जैसे हम इस न्यून कोण थीटा की बात किए तो यह भुजा आपकी देखिए कर्ण रहे, यह भुजा देखिए आपकी आधार रहे। तो न्यून कोण थीटा हमेशा सिर्फ दो भुजाओं कर्ण और आधार के बीच में बनता है। जो देखिए आपको न्यून कोण थीटा यह देखिए आपका है, तो न्यून कोण थीटा हमेशा दो भुजाओं कर्ण और आधार के बीच में बनता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि जो न्यून कोण आपका थीटा होता है, न्यून कोण थीटा हमेशा दो भुजाओं के बीच में बनता है। वह भुजाएं आपकी क्या होती है, कर्ण और आधार होती है। चित्र के माध्यम से बताएं, यहाँ न्यून कोण थीटा तो कर्ण और आधार, यहाँ पर न्यून कोण थीटा तो यह कर्ण और आधार, मतलब जो न्यून कोण थीटा होगा यह कर्ण और आधार के अलावा और किसी भी भुजा के बीच में नहीं बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं देखिए अगले पॉइंट पर। आगे देखिए आधार की बात करें, आधार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आधार को देखिए अंग्रेजी में बेस कहते हैं, परिभाषा इसकी को क्या होती है कि जिस भुजा पर समकोण और न्यून कोण दोनों बनते हैं उसे आधार कहते हैं। तो जिस भुजा पर देखिए आपका समकोण और न्यून कोण दोनों बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो त्रिभुज आपको दिया गया है, इस पे देखिए न्यून कोण थीटा भी बन रहा है और 90 अंश का कोण। जिस भुजा पर देखिए न्यून कोण थीटा और आपका 90 अंश का कोण माने समकोण, तो जिस भुजा पर समकोण और न्यून कोण या जिस भुजा पर 90 अंश का कोण और न्यून कोण थीटा दोनों बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो जिस भुजा पर देखिए 90 अंश का कोण और न्यून कोण थीटा दोनों बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यह आपका आधार रहा, इसको ध्यान देंगे। देखिए जिस भुजा पर 90 अंश और थीटा दोनों कोण बनते हैं उसे आधार कहते हैं। तो जिस भुजा पर आपका 90 अंश का कोण और थीटा दोनों कोण बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से यह न्यून कोण थीटा है, यह समकोण है, यह जो जानते हैं कि जिस भुजा पर यह दोनों कोण बनेंगे उसे हम आधार कहेंगे। यहाँ पर देखिए यह आपका 90 अंश का कोण है, यह देखिए आपका थीटा है। तो जिस भुजा पर आपका 90 अंश का कोण और थीटा दोनों बनेंगे उसे हम आधार कहेंगे। तो यह देखिए आपके आधार रहे। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स है। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार भुजाएं परस्पर बदलती रहती हैं।
क्योंकि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा बदलता रहता है। तो इतना आप दिमाग में बैठाएंगे कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में आपका देखिए लंब और आधार जो भुजा आपकी होती है यह बदलती रहती है। यह देखिए स्थिर आपकी नहीं होगी, यह निश्चित नहीं होती है। तो लंब और आधार यह बदलती रहेंगे। तो किसके अनुसार बदलेंगे? न्यून कोण थीटा के अनुसार बदलेंगे। क्योंकि जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण थीटा होते हैं। तो अगर हम किसी दूसरे न्यून कोण थीटा की बात करेंगे तो लंब और आधार दूसरे हो जाएंगे। किसी दूसरे न्यून कोण थीटा की बात करेंगे तो लंब और आधार दूसरे हो जाएंगे। तो लंब और आधार आपके बदलते रहते हैं, यह न्यून कोण थीटा के आधार पर बदलते हैं, इसको ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल दे, अगर यहाँ पर देखिए यह न्यून कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा देखिए यहाँ पर लंब ए हो जाएगी, ठीक। और ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। यहाँ पर यह देखिए 90 अंश के सामने की भुजा आपकी कर्ण होगी। न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बताइए, आपके लंब हो जाएगी। अब देखिए सभी चीजें आपकी निकल चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? बोलो, लंब होगी। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और ये देखिए आधार है। तो इसमें देखिए आधार यहाँ पर है, तो इसमें आधार यहाँ पर है, इसमें लंब यहाँ पर है, तो इसमें लंब आपका यहाँ पर है। तो यह देखिए आधार लंब बदल गए, यहाँ पर देखिए लंब आधार आपके बदल गए। तो जहाँ पर आधार है वहां पर देखिए लंब हो गया, यहाँ देखिए जहाँ पर लंब है वहां पर आधार हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए न्यून कोण थीटा आपके बदल गए हैं। तो जब न्यून कोण थीटा यहाँ था तो आधार लंब यहाँ थे, जब न्यून कोण थीटा यहाँ होगा तो लंब और आधार यहाँ पर हो जाएंगे। तो यही नियम हम आपको बताए कि समकोण त्रिभुज में आपका लंब और आधार भुजा बदलती रहती है। यह किसके अनुसार बदलेगी? न्यून कोण थीटा के अनुसार बदलती है। अगर न्यून कोण थीटा का स्थान आप बदल देंगे तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार भुजा भी बदल जाएगी। तो लंब और आधार भुजा आपकी स्थिर नहीं होती है, यह डिपेंड करती है न्यून कोण थीटा पर। न्यून कोण थीटा बदलेगा तो लंब और आधार भी बदलेंगे। समकोण त्रिभुज में आधार भुजा बदलती रहती है। यह पॉइंट आपको बता दिए कि जैसे देखिए इसमें आधार यहाँ पर बढ़ रहा है और इसमें आधार यहाँ पर बढ़ रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपकी आधार भुजा बदलती रहती है, लंब भुजा भी बदलती रहती है। यह दोनों न्यून कोण थीटा पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यह स्थिर भुजा होगी। इसके बाद देखिए अगर यह न्यून कोण थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यह न्यून कोण थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, क्योंकि न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो न्यून कोण थीटा देखो बदल रहा तो लंब बदल जा रहा। तो जब लंब बदलेगा तो बाकी जो भुजा बचेगी वह आधार होगी, वो भी आपकी बदलती हुई ठीक है ना रहेगी। इसलिए ये आपका रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए आपको दिया है न्यून कोण थीटा बदलने के साथ साथ लंब और आधार भी बदलते रहते हैं। इस पॉइंट को अभी हम बता दिए कि समकोण त्रिभुज में देखिए अगर देखिए आपको न्यून कोण थीटा बदलेगा तो न्यून कोण थीटा बदलने के साथ साथ लंब और आधार भी बदलते रहते हैं। तो न्यून कोण थीटा को आप बदलेंगे, इसके साथ साथ लंब और आधार भी क्या होंगे? बदलेंगे। आगे देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना। तो समकोण त्रिभुज की देखिए आप भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज में किया जाता है, शेष किसी भी त्रिभुज में नहीं करते हैं। जो देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है यह केवल आपकी समकोण त्रिभुज में आपकी लगती है, बाकी किसी भी त्रिभुज में आपकी नहीं लगती है। तो आप जान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल आपको समकोण त्रिभुज में लगाना है, बाकी किसी त्रिभुज में आपको नहीं लगाना है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। और यह क्या करती है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करती है।
आगे चलेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे। देखिए गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के एक प्रमेय दिए जिसे उनके नाम पर पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो जानते हैं कि जो पाइथागोरस आपके गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या किए कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय दिए। तो जैसे रेखा गणित में देखिए आपको जो रेखा गणित या ज्यामिति होती है, उनमें जानते हैं कि जो सूत्र आपके होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रमेय के नाम से जानते हैं। बीज गणित या अंक गणित में सीधे सीधे सूत्र आप जानते ही हैं, लेकिन रेखा गणित या ज्यामिति में जो सूत्र होता है वह प्रमेय का काम करता है। तो जितने भी आपको रेखा गणित में सूत्र मिलेंगे वह प्रमेय के रूप में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कि रेखा गणित में भुजाओं को ज्ञात करने के लिए देखिए समकोण त्रिभुज के तो एक प्रमेय दिया गया, माने एक सूत्र दिया गया, और वह कौन दिए, आपके गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने दिए थे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है कि गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने की एक प्रमेय दिए जिसे उनके नाम पर पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जी ने समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने का नियम दिए, इसलिए उनके नाम पर इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा। आपसे कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा लिखिए एक नंबर में, या कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय की मूल प्रतिज्ञा लिखिए एक नंबर में, या पाइथागोरस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा लिखिए। तो जो मूल प्रतिज्ञा या मुख्य प्रतिज्ञा आपको दिया होता है इसके बारे में आप सीखेंगे। तो मूल प्रतिज्ञा या मुख्य प्रतिज्ञा होती क्या है इसके बारे में आप जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, देखिए वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें देखिए नियम क्या निकला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा है। अगर आपसे कहेगा एक नंबर में कि पाइथागोरस प्रमेय की मूल प्रतिज्ञा क्या कीजिए, या कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा लिखिए, यही आपको इतना लिख देना, एक नंबर आप पा जाएंगे। क्या होती है मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा, कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह देखिए पाइथागोरस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा होती है। यही कथन या वाक्य आपको लिखना पड़ेगा, तो एक नंबर आप पा जाएंगे। या 9th में या 10th में प्रायः एक नंबर में आपको पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। चलेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो पाइथागोरस प्रमेय का देखिए सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए यह समकोण त्रिभुज आपका ABC है, इसमें यह 90 अंश का कोण या न्यून कोण थीटा है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, जिसपे आपका 90 अंश न्यून कोण थीटा दोनों बनता हुआ आधार बनता है। यह क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय का देखिए सूत्र होता है, वह सूत्र आपका होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यह देखिए सूत्र आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र से देखिए समकोण त्रिभुज की आप भुजाएं ज्ञात करेंगे। बहुत बहुत आपका इंपॉर्टेंट यह सूत्र है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने का सूत्र देखिए आपका होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इससे निकालेंगे आप। तो आगे देखिए दिया गया है कि अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी होती हैं तो
पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखिए आपको समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर 3 भुजाओं में से आपको कोई 2 भुजा दी गई है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको दी हो, कोई तीसरी भुजा आपको पूछेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। तब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज की देखिए विशेषताएं होती है, इनको सीखेंगे। नंबर 1 पहली विशेषता होती है कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए जो आपके 2 न्यून कोण होंगे इनका योगफल कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज अगर हम बना दें, यहाँ पर जानते हैं कि मान ले हम यह ए है, यह बी है, यह सी है, यहाँ पर यह कोण आपका कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का यह है, तो समकोण त्रिभुज माने कोई भी त्रिभुज जो उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब यह अकेले आपका 90 है, यह दोनों आपका मिला के कितना होगा, आपका 90 होगा। ए धन सी बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो यही नियम आपको बताए कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण, माने समकोण को छोड़ेंगे तो दोनों क्या बचेंगे, न्यून कोण बचेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो जो समकोण त्रिभुज आपका होता है उसमें जो आपके 2 न्यून कोण होते हैं, उन दोनों न्यून कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। दूसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर होता है। ये वही पॉइंट देखिए आपका तीसरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में जो 2 आपके न्यून कोण होते हैं, इन दोनों न्यून कोणों का जो योगफल होगा यह देखिए 90 अंश होगा, यह तीसरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है। अगला पॉइंट, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली केवल 2 भुजाएं लंब और आधार होती हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए समकोण बनाने वाली केवल 2 भुजाएं होती है, लंब और आधार। तो जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में आपकी देखिए समकोण बनाने वाली आपकी 2 भुजाएं होती हैं। नंबर 1 लंब होती है, नंबर 2 आधार होती है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली आपकी 2 भुजाएं होती हैं, लंब और आधार होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज में जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए यह एक आपका समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में देखिए समकोण बनाने वाली जो भुजा आपकी होगी यह देखिए लंब और कौन होगी, आधार होगी। तो लंब और आधार से क्या बनता है, आपका समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार होती है, माने लंब और आधार के द्वारा 90 अंश का कोण बनता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपको देखे दिया गया है समकोण त्रिभुज के सभी सूत्र है। तो समकोण त्रिभुज के देखिए सूत्र क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो समकोण त्रिभुज के सूत्र की बात करें तो समकोण त्रिभुज का देखिए यह क्या कि एक चित्र है, यह कोण आपका 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, अगर इसको हम न्यून कोण थीटा मान लें तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और यह क्या हो जाएगा, आधार। तो पहला सूत्र देखिए आपका निकलेगा कि समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर
तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजा में आपकी लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, तीनों भुजाओं का योगफल। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर लंब धन आधार धन कर्ण होगा। सिंबल में लिखेंगे तो परिमाप को अंग्रेजी में देखिए पेरीमीटर कहते हैं, पी से लिखते हैं, तो पी बराबर एल प्लस ए प्लस के हो जाएगा। तो यह सूत्र आपका होता है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर लंब धन आधार धन कर्ण है। सिंबल में लिखेंगे तो पी बराबर एल प्लस ए प्लस के हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। आगे देखिए आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समकोण त्रिभुज का देखिए अर्ध परिमाप होता है लंब धन आधार धन कर्ण बटे 2। माने परिमाप का आधा कर देंगे तो आपको अर्ध परिमाप निकलेगा। अर्ध का मतलब आधा होता है। आर करके देखिए यस बराबर आपका लंब धन आधार धन कर्ण बटे आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 2 हो जाएगा। यह देखिए आपका अर्ध परिमाप रहा। तीसरा देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपके लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जानते हैं कि आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि समकोण त्रिभुज का क्या निकालेंगे आप, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब आपका होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है, या ए बराबर 1/2 गुणे ए गुणे यल होता है। तो इस सूत्र को आप ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपको ज्यादा काम करेगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब है, या ए बराबर 1/2 इंटू ए इंटू यल होता है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र आपके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए चलते हैं अगले पेज पर। आगे देखिए आपको दिया कि समकोण त्रिभुज की पहचान। समकोण त्रिभुज की पहचान देखिए कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे आप लोग। देखिए समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि छोटी भुजा का वर्ग है धन मझली भुजा का वर्ग है बराबर बड़ी भुजा का वर्ग है। अगर आपको देखिए छोटी भुजा का वर्ग है मझली भुजा का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग होगा, यह कैसा त्रिभुज आपका देखिए बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर देखिए आपको किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं दी गई हैं, अगर उनमें देखिए 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जो है तीसरी भुजा के वर्ग से अगर क्या है अधिक बराबर है, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तब आपका समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज के लिए 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह देखिए आपको सूत्र के रूप में लिखे हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण या विकर्ण होती है, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण है। इसी को अगर यह जानते हैं कि चतुर्भुज में अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो उसी को विकर्ण कहा जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा आपकी देखिए जो होती है वह कर्ण या विकर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो आपकी होती है कर्ण या विकर्ण होती है। आगे देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है कि यदि दी गई त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल यदि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो त्रिभुज आपका देखिए समकोण होता है। अगर देखिए आपको कोई भी त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दी गई हैं, अगर उनमें 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो देखिए वह त्रिभुज आपका
समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज पहचानेंगे कैसे? अगर आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, आपसे अगर कह दिया गया कि बताइए यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो अगर उन तीनों भुजाओं में से 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल देखिए, अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। इसी पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है और ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला त्रिभुज आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। यह क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर देखिए कोई भी त्रिभुज आपको ऐसा दे दे कि जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। यह देखिए 40 अंश, यह 20 अंश, यह देखिए 120 अंश आपको दिया गया है। यह देखिए 90 अंश से अधिक दिया गया है। यह कैसा त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज है? तो जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होगा तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 को 120 में जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश भी हो रहा है और यह कोण आपका देखिए 90 अंश से अधिक है। यह कैसा त्रिभुज आपका बन रहा है? अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। चलते हैं अगले पेज पर। आगे देखिए अधिक कोण त्रिभुज की विशेषताएं कुछ होती हैं। इन विशेषताओं के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए है कि अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है तथा शेष 2 कोणों का योगफल 90 अंश से छोटा या कम होता है। आप जानते हैं कि अगर अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण आपका अधिक कोण बनेगा, माने 90 अंश से अधिक होगा, तो कुल मिला के 180 अंश होना ही चाहिए। जब अकेला एक कोण 90 अंश से अधिक है तो बाकी 2 कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश से छोटा होगा, स्वाभाविक है। यही कह रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है तथा शेष 2 कोणों का योगफल 90 अंश से छोटा या कम होता है। दूसरा पॉइंट है, यदि अधिक कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो समान क्षेत्रफल के 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग सीखेंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए इसको अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। यदि अधिक कोण त्रिभुज के, अगर मान लीजिए कोई भी आपका अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अभी हम बनाए थे, अगर मान लीजिए यह अधिक कोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC। यह देखिए कैसा त्रिभुज आपको दिया गया है? यह अधिक कोण त्रिभुज दिया गया है। यदि अधिक कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, अगर इसका देखिए मध्य बिंदु मान लीजिए यह है, यह देखिए आपका मध्य बिंदु है, यहाँ पर यह मध्य बिंदु है, यहाँ पर यह मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदुओं को हम जोड़ दें तो चलिए इनको जोड़िए। तो मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो इसको देखिए यहाँ से हम इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। जब इसको आप जोड़ देंगे तो यदि अधिक कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, भाई देखिए मध्य बिंदुओं को हम आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो समान क्षेत्रफल के 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर समान क्षेत्रफल के देखिए क्या प्राप्त होंगे? 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। कौन कौन देखिए आपका? तो इसमें जब देखिए आप जोड़ेंगे तो इसमें देखिए आपका एक त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज देखिए यह बनेगा, दूसरा यह बनेगा, तीसरा यह बनेगा, चौथा यह बनेगा। तो यह जो 4 आपके देखिए त्रिभुज बनेंगे, इसका नामकरण कर दे ABC। मान लीजिए यह D है, या मान लीजिए E है, या मान लीजिए F है।
तो इसमें देखिए एक त्रिभुज यह बन रहा, दूसरा यह बन रहा, तीसरा यह बन रहा, चौथा यह बन रहा है। तो इनका देखिए समान क्षेत्रफल के 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ये जो चारों त्रिभुज आपके बनेंगे तो जब इनको मिलाएंगे देखिए तो आपके 4 त्रिभुज बनेंगे, लेकिन चारों त्रिभुजों का जो देखिए क्षेत्रफल होगा, यह क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, समान होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। यही देखिए आपको बताएं कि यदि अधिकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, अगर यह अधिकोण त्रिभुज है तो इनके देखिए मध्य बिंदुओं को हम जोड़ दें, तो मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो समान क्षेत्रफल के 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो समान क्षेत्रफल के बराबर 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 1 2 3 4, तो बराबर क्षेत्रफल के 4 त्रिभुज आपके प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 त्रिभुज बने, लेकिन यह चारों त्रिभुज कैसे बनेंगे, समान क्षेत्रफल के बनेंगे। यह देखिए समान क्षेत्रफल के रहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपसे क्या पूछ दिया जाएगा, यदि अधिकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आपस में मिला दे तो इस तरीके से कितने त्रिभुज आपके प्राप्त होंगे, तो 4 प्राप्त होंगे। या इस तरीके से पूछेगा कि अगर अधिकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं तो उनका क्षेत्रफल होता है समान, असमान, बड़ा, छोटा। इसमें कौन उत्तर होगा, समान। तो इसको ध्यान देंगे, यहां से इस तरीके से क्वेश्चन है हो सकता है। तो अगला पॉइंट देखिए आपको हम बताते हैं। अगला पॉइंट आपको देखे दिया क्या है, 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए, अगर देखिए यही जो आपका अधिकोण त्रिभुज बना था फिर बना देते हैं। देखिए यह इसका नामकरण कर दे ए बी सी कर देते हैं। 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए, 3 भुजाएं आपको दी गई हैं, अगर इनके देखिए मध्य बिंदुओं को आप जोड़ दीजिए, इसको देखिए हम जोड़ दिए, इसको देखिए जोड़ दिए, इसको देखिए जोड़ दिए। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो कह रहा कि 3 भुजाओं माने अधिकोण त्रिभुज में देखिए 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए, यह देखिए तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम जोड़ दिए तो समान क्षेत्रफल के 3 समांतर चतुर्भुज प्राप्त होते। देखो इसमें कैसे आपके देखिए 3 प्राप्त होंगे। एक देखिए यह नामकरण कर दे, देखिए ध्यान से, ए बी सी मान लेते यह डी है, ई मान लेते यह ई है, यह मान लेते एफ है। तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो एक देखिए आपका चतुर्भुज क्या प्राप्त होगा, सी डी मान लीजिए ई सी डी एफ। देखिए एक आपका समांतर चतुर्भुज है, एक देखिए आपका समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिख देते हैं। एक देखिए आपको समांतर चतुर्भुज क्या प्राप्त होगा, आपका समांतर चतुर्भुज जो प्राप्त होगा देखिए ई सी डी एफ, तो जाएगा ए सी डी एफ। तो ई सी डी एफ इसका हम देखिए थोड़ा कलर कर दे रहे हैं तब आप समझेंगे। ई देखिए यह देखिए आपको एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया, ई सी डी एफ, यह एक चतुर्भुज आपका प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा क्या प्राप्त होगा आपका, उसको भी कलर कर देते हैं। दूसरा देखिए इसी में आपका जो प्राप्त होगा आपका समांतर चतुर्भुज ही प्राप्त होगा। वह देखिए कौन प्राप्त हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक यह हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका जो बनेगा एक है, यहां पर देखेंगे दूसरा आपका देखिए बनेगा ई डी बी एफ। तो एक बनेगा देखिए ई डी बी एफ बनेगा।
यहाँ पर देखिए आपका ई डी बी एफ आपका बनेगा, यह देखिए एक आपका बनेगा चतुर्भुज। माने इसको कलर कर दे तो यहाँ पर देखिए यह एक आपका समांतर चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या आपका बनेगा, तीसरा देखिए जो बनेगा इसको देखिए हरे कलर से हम कर देते हैं, आपका देखिए तीसरा यह बनेगा ए ई डी एफ। तो एक चतुर्भुज आपका बनेगा ए ई डी एफ बनेगा, यह इसको कलर कर देते हैं, यह वाला देखिए यह बनेगा इस तरीके से। यहां से देखिए आपको थियरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। यह तो यहाँ पर देखिए एक समांतर चतुर्भुज यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया, तो तीन इसमें समांतर चतुर्भुज बनते हैं, इसको ध्यान देंगे। यदि देखिए न्यून कोण जो त्रिभुज आपका देखिए होता है, अगर देखिए न्यून कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए तो यह देखिए आपका न्यून कोण त्रिभुज, अगर इनकी देखिए तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम जोड़ दें तो समान क्षेत्रफल के तीन समांतर चतुर्भुज प्राप्त होते हैं। इनका क्षेत्रफल बराबर होगा देखिए तो 1 2 3, तो समान देखिए आपका क्या होगा कि क्षेत्रफल के यहाँ पर कि समान क्षेत्रफल के तीन समांतर चतुर्भुज आपके प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए तीन समांतर चतुर्भुज आपका बन गया है, कहते तीन समांतर चतुर्भुज आपका बनेगा, तीन समांतर चतुर्भुज आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए तीन समांतर चतुर्भुज आपका बन गया और तीनों का देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों का क्षेत्रफल जो होगा, तीनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, समान होगा, इसको ध्यान देंगे। यही नियम हम बताए कि तीन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए तो समान क्षेत्रफल के तीन समांतर चतुर्भुज प्राप्त होते हैं, इस नियम को ध्यान देंगे। अगर अधिक कोण त्रिभुज आपको दिया गया है, उसमें आप अगर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद समान क्षेत्रफल का देखिए, अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो 4 आपका त्रिभुज बनेगा, अगर समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो 3 आपका बनेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, इसको आप ध्यान देंगे। यहां से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो अच्छे लोग गलती कर देते हैं, इसको आप तैयार रखेंगे। यह रहा आपका देखिए कुछ अधिक कोण त्रिभुज की विशेषताएं रहे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद देखिए अधिक कोण त्रिभुज की पहचान है, थोड़ा इसको देख लीजिए। अधिक कोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि छोटी भुजा का वर्ग धन मझली भुजा का वर्ग, अगर इनका मान देखिए क्या होता कि बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा होता है तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होता है, जो आपको सिंबल में लिखे हैं उसी का मतलब यहाँ पर देखिए वाक्य में दिया है। अधिक कोण त्रिभुज के लिए दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। इसी देखिए पॉइंट का यह दोनों व्याख्या किया गया है। अगर देखिए छोटी भुजा का वर्ग मझली भुजा के वर्ग का योगफल है, अगर देखिए छोटा होता है बड़ी भुजा के वर्ग से तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है, इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अधिक कोण त्रिभुज के सभी सूत्र है, तो अधिक कोण त्रिभुज में देखिए सूत्र आपके क्या क्या होते हैं इनको सीखेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज के सभी सूत्र में अगर बात करें तो नंबर 1, अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग आप अगर निकाल लेते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप होता है। दूसरा सूत्र होता है कि अधिक कोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। और देखिए तीसरा सूत्र होता है कि अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या a बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी फॉर बेस मतलब आधार, एच फॉर हाइट मतलब ऊंचाई। ये 3 सूत्र आपके रहे अधिक कोण त्रिभुज के, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए
त्रिभुज का परिमाप हमेशा त्रिभुज की भुजाओं के योग के बराबर होता है। अगर देखिए किसी भी त्रिभुज का आप परिमाप निकाल रहे हैं तो उस त्रिभुज में जानते हैं कि जितनी भुजाएं होती हैं सभी भुजाओं का जो योगफल होता है उस त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप होता है। यही पॉइंट यहाँ पर बताई है कि त्रिभुज का परिमाप हमेशा त्रिभुज की भुजाओं के योग के बराबर होता है। आगे देखिए एक नया त्रिभुज आपको दिया गया है, इस पर देखिए आपको सवाल मिलेंगे क्लास 10th की मैथ में। जो आपका ट्राइएंगल त्रिभुज चैप्टर दिया गया है, यह नया त्रिभुज आपके बारे में दिया गया है। देखिए इसके बारे में देखिए थोड़ा हम आपको बता देते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो जो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, इसकी देखिए क्या परिभाषा होती है, वह समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। माने ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, बराबर कौन कौन होंगी, लंब और आधार। तो वह समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वह समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी परिभाषा है कि जिस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। माने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ही बनता है। अगर समकोण त्रिभुज में देखिए लंब और आधार बराबर हो जाए तो उसी को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो जब भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब और आधार बराबर होते हैं तो उस समकोण त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह परिभाषा रही, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इस पर आपको सवाल मिलेंगे। आगे देखिए पेज आपको दिया है, यहाँ पर देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का यह देखिए चित्र आपको दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ABC, यह देखिए आपका कोण 90 अंश का समकोण त्रिभुज हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। अगर इसको हम न्यून कोण थीटा मान लें तो न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जिस देखिए भुजा पर न्यून कोण थीटा और समकोण दोनों बनते हुए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसमें देखिए जो यही लंब है और यह आधार आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो देखिए कर्ण की माध्यिका होती है यह कर्ण की आधी होती है। मतलब यह अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए यह जो माध्यिका आपकी होगी, यह माध्यिका जो यह कर्ण है इस कर्ण की क्या होगी, आधी होगी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपका है, सवाल इससे कई लगेंगे, इसको ध्यान देंगे। ये देखिए समकोण त्रिभुज आपका ABC है, यह लंब है, यह आधार, यह कर्ण है। तो आप जानते हैं कि यह माध्यिका देखिए खींचेंगे तो जब किसी सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। यह जानते हैं आपकी माध्यिका हो गई, यह आपकी क्या है, माध्यिका। यह माध्यिका आपकी है। अब यह जो माध्यिका देखी होगी यह कर्ण की क्या होती, आधी होती। यही नियम आपको बताया गया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, केवल देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होगा ऐसा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। यह जो आपको देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसमें जो यह माध्यिका है यह कर्ण की आधी होगी। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में माध्यिका बराबर कर्ण बटे 2, या चित्र से देखेंगे माध्यिका आपकी BD है तो BD आपका हो जाएगा, कर्ण आपका AC है तो AC बटे 2 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, यह मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इस पे देखिए आपको सवाल मिलेंगे, आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली में इस सूत्र पे सवाल आपको मिलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेंगे। माध्यिका बराबर कर्ण बटे 2 या BD बराबर AC बटे 2 होता है कि समकोण जो आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है इसमें कर्ण की माध्यिका कर्ण के आधी होती है। चलते हैं इसके बाद अगले पेज पर।
तो यही देखिए नियम आपका इम्पोर्टेंट था। इस नियम के बारे में आप देखिए अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्द से जल्द। तो आप लोग देखिए दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़े तो सबसे पहले आपको देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताया गया। भुजा के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से आप सीखे। इसके बाद देखिए अंतःकोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया। अंतःकोण के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से सीखे तो त्रिभुज के प्रकार आपके समाप्त होते हैं। आप आगे आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम आएंगे। तो इतना ध्यान रहे आप लोगों को कि अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, जो बेल आइकन आपका है इसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी देखिए हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपको सर्च ना करना पड़े। देखिए इस YouTube चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो क्लास 10th की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश की। तो आपको अभी फिलहाल मैथ पढ़ा रहे हैं, और भी सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे, तो आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, तो हम कमेंट आपका देखते हैं, उसको हमेशा हम आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन समाधान लेके आते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और 2025 की आप लोग अच्छी तरीके से टॉपर बनिए। तो इसलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।